कहानी की शुरुआत जापान के ईडो शहर से हुई, जिसे समुराई फाइटर्स का शहर कहा जाता था। लेकिन कुछ समय बाद ही अमांटो नाम के कुछ भयानक मॉन्स्टर्स ने जापान के इस पूरे शहर को तबाह कर दिया। उनके आने के बाद उनके और इंसानों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। उन्होंने एक एक करके शहर के सभी लोगों को मारना शुरू किया और एक समय पर उन्होंने शपथ ली कि वो पृथ्वी से पूरी मानव जाति को नष्ट कर देंगे। लेकिन तभी कुछ समुराई फाइटर्स अपनी स्किल्स की मदद से आखिरकार ये फैसला करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर अमांतो के इस ग्रुप को पृथ्वी से भगा देंगे, ताकि वो अपने शहर को और पृथ्वी के लोगों को बचा सके। लेकिन दुख की बात यह है कि इस युद्ध में कई समुराई फाइटर्स की मौत हो गई, जिससे लोग काफी कमजोर हो गए। लेकिन इस युद्ध के कारण एलियंस ने इंसानों से इतना डरना शुरू कर दिया कि उन्होंने इंसानों की तलवार चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इंसान चाहे भी तो अपनी जान नहीं बचा सकते। मतलब उनका जीवन कैसे चलेगा, वो क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए अब उन्हें एलियन से अनुमति लेनी होगी। तो इसके बाद अब यहाँ सिनपाची नाम का एक व्यक्ति, जो तलवार पर प्रतिबंध लगने के बाद अब एक रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है। लेकिन समस्या ये थी कि वो रेस्टोरेंट के छोटे मोटे काम नहीं कर पा रहा, उसे बहुत दिक्कत हो रही है। अब रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे टेबल पर बैठे 2 टाइगर्स जैसे दिखते एलियंस को दूध दे आने को कहा। सिनपाची जब दूध लेकर पहुंचा तो एक टाइगर ने जानबूझकर पैर से उसे नीचे गिरा दिया, जिससे सारा दूध नीचे गिर गया और कुछ टाइगर के शरीर पर भी गिरा। लेकिन टाइगर अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय वो सिनपाची पर दूध उसके शरीर पर गिरने का आरोप लगाने लगा। इसीलिए सिनपाची जाकर टाइगर के कपड़े साफ करने लगा तो टाइगर एलियन गुस्से में उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है। ये सब देखने के बाद एक और योद्धा यानी समुराई फाइटर, जिसका नाम है जिनतोकी, उसका दिमाग बहुत गर्म हो जाता है। उसने अचानक जाकर टाइगर पर हमला कर उसे वहीं बेहोश कर दिया। दूसरा टाइगर एलियन ये देख साफ साफ समझ गया कि जिनतोकी एक समुराई फाइटर है। उसने शिकायत करना शुरू कर दिया कि वो क्यों तलवार लेकर घूम रहा है। तब जिनतोकी कहता है, ये एक लकड़ी की तलवार है जो तुम दोनों को हराने के लिए काफी है। इसके बाद उसने उस एलियन की भी अच्छे से धुलाई की। अब इस घटना के बाद सिनपाची और जिनतोकी दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और कागुरा नाम के एक लड़की के साथ मिलकर एक ग्रुप भी बना लिया। दरअसल वो उन सभी लोगों की मदद करके अपना जीवन यापन करते थे जो बहुत कमजोर और कई खतरों से घिरे हुए होते हैं। अब अचानक एक दिन उन्होंने टीवी पर एक अजीबोगरीब बीटल, एक प्रकार के कीड़े की खबर मिलती है जिसे पकड़ने पर बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसीलिए वो उस बीटल को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं, जहाँ उसे इसाओ नाम का एक आदमी मिला जो अपने पूरे शरीर पर शहद लगाकर एक स्टैचू की तरह खड़ा था। वो अपना पूरा ध्यान यहाँ स्टैचू बनकर खड़ा रहने पर देता है, इसीलिए आसपास क्या हो रहा है, कौन आया है, इसके बारे में उसे बिल्कुल ध्यान ही नहीं। लेकिन उससे बात कर पता चला कि वो भी बीटल को पकड़ने आया है और बीटल को शहद बहुत पसंद होता है। इसी वजह से उसे लगा कि अगर बीटल शहद खाने उसके शरीर के पास आया तो वो उसे फौरन पकड़ लेगा और उसे इनाम का पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद जिनतोकी और उसके ग्रुप को लगा कि शायद वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसीलिए उसे अनदेखा कर वहाँ से आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक और आदमी मिला जो बीटल को आकर्षित करने के लिए पेड़ पर मेयोनीज लगा रहा था। इसके थोड़ा आगे जाने पर उन्हें पेड़ पर एक बहुत बड़ा बीटल दिखा। ये देखकर वो तो पूरी तरह से चौंक गए, क्योंकि उन्होंने जितना बड़ा बीटल सोचा था ये तो आकार में उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़े। कागुरा ने अपनी फाइटिंग स्किल की मदद से बीटल को पेड़ से सीधा नीचे गिरा दिया, मगर अगले ही पल पता चला कि ये कोई बीटल नहीं बल्कि ओकिटा नाम का एक लड़का है। असल में वो खुद बीटल बना है ताकि उसे बीटल समझकर असली बीटल यहाँ आ जाए तो वो उसे पकड़ पाएगा। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बीटल पकड़ने आए सभी लोग एक ग्रुप बनाकर उनके सामने आते हैं और जल्द ही उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है इस बात को लेकर कि उनमें से कौन पहले बीटल को पकड़ पाएगा। ये सब बातें जब वो कर रहे होते हैं तभी एक सुनहरा रंग का बीटल उनके सामने से उड़ता हुआ जाने लगा। ये देखते ही जिनतोकी के ग्रुप ने सबसे पहले बीटल के पीछे दौड़ना शुरू किया। पीछे पीछे बाकी लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। बीटल जंगल से भागते भागते सीधा एक गांव में चला आया। तभी इसाओ की नजर ताई नाम की एक लड़की पर पड़ी, जिसे वो बहुत पहले से ही पसंद करता था। अब उसने बीटल का पीछा छोड़ उस लड़की के पीछे भागना शुरू कर दिया। हालांकि टाई देखने में बहुत मासूम लग रही है, लेकिन उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था। जब इसाओ उसके पास आया तो उसने
बेसबॉल बैट से ऐसा जोरदार मारा कि उसे यहाँ से सीधा 14 गांव दूर फेंक दिया। अब हम एक और कोतारो नाम के एक भयानक योद्धा को देखते हैं जिसने फ्रंट फुट में होकर एलियंस के साथ फाइट की थी और अब वो अपनी एलिजाबेथ नाम की बहुत बड़ी पक्षी के साथ घूम रहा है। तभी उसकी नजर पड़ी अपने पुराने दोस्त जिनतोकी पर। उसने देखा कि उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। उसे लगा जरूर कोई न कोई समस्या हुई है, नहीं तो सभी उसके पीछे क्यों पड़े हैं। इसीलिए कोतारो भी अपने दोस्त को बचाने के लिए बीटल पकड़ने आए बाकी लोगों पर हमला कर देता है और उनकी जमकर धुलाई करता है। लेकिन वो लोग भी अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं, जिससे यहाँ एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि सभी मिलकर एक साथ कोतारो पर हमला करने के बाद भी वो उससे लड़ नहीं पा रहे। कोतारो एक एक कर उन सभी को धोता है। जब वो सभी को धो रहा था तब यहाँ दूसरी तरफ जिनतोकी अपने दोस्तों के साथ उस बीटल का पीछा करते करते सीधा बीटल के सामने आकर खड़ा हो गया। अब बीटल भी साफ साफ समझ गया कि उसके पास भागने की और कोई जगह नहीं। वो सरेंडर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, मगर तभी मेंढक की तरह एक बहुत बड़ी मछली पानी से कूदकर सीधे बीटल को निगलकर पानी में चली गई। ये देखकर यहाँ तीनों ही बहुत निराश हो गए क्योंकि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब उसी रात नोजो नाम का एक आदमी कोतारो से मिलने आया होता है। उसने कोतारो से कहा, मेरी तलवार तुम्हारी जैसी समुराई योद्धाओं का खून चाहती है। कोतारो उसकी तलवार देखते ही समझ गया कि ये कोई सामान्य तलवार नहीं है और वो अपनी जान बचाने भागा, मगर नोजो ने अपनी तलवार से 1 सेकंड में उसके 2 टुकड़े कर डाले। अगले दिन सुबह सुबह ही ये खबर हर जगह फैल गई। सभी गांव के टीवी चैनलों पर यह खबर दिखाई जाती है। जब एलिजाबेथ ने अपने मालिक की लाश को देखा तो वो दौड़कर जिनतोकी और उसके ग्रुप के पास मदद मांगने पहुंची। उनके बार बार एलिजाबेथ से एक ही सवाल करने पर वो पागलों की तरह रोना शुरू कर देती है। तभी जिनतोकी एक ग्राहक की आवाज सुन उससे बात करने के लिए बाहर आया, जहां उसकी मुलाकात तेत्सुआ नाम के एक व्यक्ति से हुई जो अपनी बहन सुको को अपने साथ लेकर आया था। तेत्सुआ थोड़ा कान का कच्चा है, जिस वजह से वो बहुत जोर से चिल्लाकर बात करता है। दूसरी ओर सुको एकदम शांत स्वभाव की होती है। तेत्सुआ ने बताया उनकी पारिवारिक एक तलवार चोरी हो गई है जो बहुत ही तेज धार तलवार है। आगे उसने बताया, जब इस तलवार पर चांद की रोशनी पड़ती है तो ये एक अजीब रंग धारण कर लेती है। ये एक खास तलवार है, इसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं चला सकता। यहाँ तक कि जब उसके बाबा ने ये तलवार बनाई थी उनकी भी मृत्यु हो गई। तब से जिस किसी ने भी इस तलवार को छुआ है वो मारा गया। तेत्सुआ को लगता है कि ये एक शापित तलवार है जो इंसानों की आत्मा चाहती है, जो इंसानों की आत्मा को शरीर से अपने आप निकाल लेती है। इसीलिए वो जिनतोकी से कहता है कि जैसे भी हो उस तलवार को ले आए ताकि किसी और इंसान की मौत ना हो। अब जिनतोकी उनकी बात पर राजी तो हुआ, पर उससे पहले वो कुछ सवाल पूछने का फैसला करता है। लेकिन जब वो सवाल पूछने लगा तेत्सुआ कुछ भी नहीं सुन पाता। उसकी बहन सुको बोली, अगर वो जोर से सवाल नहीं पूछेगा तो उन्हें सुनाई नहीं देगा। अब जिनतोकी उनके कान के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन असल में वो इस कान से बहुत साफ सुन सकता था, तो उसने जोर से एक मुक्का मारते हुए कहा, थोड़ा धीरे बोलो। दूसरी तरफ एलिजाबेथ सेनपाची और कागुरा को उसी पुल पर ले आई जहाँ कोतारो की मौत हुई थी। वो सारी बातें उन्हें विस्तार से समझाती है और कोतारो के खून से सना हुआ बैग भी उसे दिखाती है। इसके बाद कागुरा उस खून से सने बैग को अपने विशाल कुत्ते को सुंघाती है और इसके बाद वो उसी पर बैठकर हत्यारे को ढूंढने निकल पड़ी। इधर जिनतोकी तेत्सुआ से मिलने के बाद सीधा ओकिटा से मिलने आता है और उसे भी सारी बात बताई। ओकिता ने उसे एक तलवारबाज के बारे में बताया जो कि शहर में घूम घूम कर लोगों को मार रहा है। ओकिता ने तलवार से निकलते एक खास रंग के बारे में भी बताया और ये सुनने के साथ ही जिनतोकी समझ गया कि ये वही तलवार है जो तेत्सुआ की चोरी हुई पारिवारिक तलवार है। दूसरी तरफ सेनपाची और एलिजाबेथ जब हत्यारे का इंतजार कर रहे थे तभी अचानक एक गांव का आदमी उनके सामने आया। असल में इस गांव के आदमी को उन पर शक हो गया था, इसीलिए वो उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा था। लेकिन जब तक कि वो कुछ कहता उससे पहले ही उसी भयानक खूनी ने आकर अपनी तलवार से उस आदमी के भी 2 टुकड़े कर दिए। ये देख एलिजाबेथ सेनपाची को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके भी 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद जब सेनपाची को भी मारने वो आगे बढ़ा तभी जिनतोकी वहाँ पहुंचा।
वो नीजो के हाथ से किसी तरह उस तलवार को फेंक कर अपनी जान बचाता है। जिनतोकी को भी इस बात का पता चला कि नोजो ही वो खूनी है जिसने उसके दोस्त कोतारो को मारा था। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। नोजो अपनी तलवार से बार बार हमला कर जिनतोकी की जान लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिनतोकी अपनी लकड़ी की तलवार से ही उससे सामना कर रहा होता है और बाल बाल बच भी रहा है। लेकिन ऐसा करते करते एक बार वो पुल से नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी जिनतोकी हार नहीं मानता। वो उसी लकड़ी की तलवार से सामना करने का फैसला करता है। लेकिन जब नोजो समझा कि वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा, तब उसने उस भयानक तलवार को उसके पेट में घुसा दिया। जब सिनपाची ने दूर से खड़े ये देखा, उसने किसी तरह हिम्मत कर एक तलवार लेकर सीधा नोजो का एक हाथ ही काट दिया। तब तक ओकिता भी दूसरे समुराई फाइटर्स को लेकर वहां आ पहुंचा। नीजो समझ गया कि वो इतने सारे फाइटर्स के साथ अकेला नहीं लड़ पाएगा। वो वहां से भाग जाने का फैसला करता है। इधर जिनतोकी के शरीर से बहुत अधिक खून बहने की वजह से उसे तुरंत अस्पताल ले आए। दूसरी तरफ इसाओ अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होता है। तभी वहां ओकिता और उसका एक दोस्त आया। उन्होंने बताया कि नीजो वो भयानक खूनी अब अकेला नहीं है, उसे एक और संगी मिल गया है जो और कोई नहीं बल्कि एलियंस के खिलाफ लड़ने वाला उनके समुराई समूह का सबसे भयानक सदस्य ताकासाकी है। दरअसल वो ये योजना बना रहे हैं कि यहाँ जितने भी खतरनाक फाइटर्स हैं उन्हें वो अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। जो नहीं आएगा उन्हें मार दिया जाएगा और जो आएंगे उन सभी को लेकर वो इस शहर पर कब्जा कर लेंगे, जिसके बाद इस शहर में उनका राज चलेगा। इधर कागुरा अपने कुत्ते को लेकर शहर से काफी दूर निकल आई। उसे एक जहाज मिला जिस पे खड़ा कोई बांसुरी बजा रहा होता है। उसे देखने के लिए वो धीरे धीरे उसके पीछे जाकर खड़ी हुई और अपनी छतरी से उसकी ओर निशाना कर कहा, अगर तुम पीछे नहीं मुड़े तो मैं इसी छतरी से तुम्हें मार डालूंगी। जब वो आदमी पीछे मुड़ा तो कागुरा दंग रह गई, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था बल्कि कोई भयानक इंसान है। इतने में उन पर गोलीबारी शुरू हो गई। कागुरा अपनी जान बचाने लगी। यहाँ मालूम हुआ कि जो लड़की उस पर गोली चला रही होती है वो नीजो की ही साथी मटाका है। किसी तरह खुद को बचाते हुए कागुरा सीधा मटाका के पास आ पहुंची और दोनों एक दूसरे को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। हालांकि तब कागुरा थोड़ी चालाकी करके उसका ध्यान भटकाकर सीधे उसे लात मार बेहोश कर दिया। अब जब वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है तब कई समुराई फाइटर्स ने उसे घेर लिया, लेकिन कोई भी उसकी एक एक कर उन सभी को धोना शुरू किया। अपनी छतरी की मदद से सबको पछाड़ने लगी। तभी अचानक मटाका अपनी बंदूक से पीछे से उस पर गोली चला देती है, जिससे कागुरा काफी घायल हो गई। जिंदा है और हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। जान बचाकर वो एक कमरे में आकर छिप गई, मगर थोड़ी देर बाद मटाका उसे ढूंढते हुए वहां भी आ पहुंची। उसकी और बंदूकदाने कहती है, चूंकि तुम अब इस जगह के बारे में जान गई हो और सारी चीजें देख भी चुकी हो, इसीलिए मैं तुम्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ सकती। और थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन कौन मारा गया, किसे गोली लगी, ये अभी राज है। अगली सुबह जिनतोकी को होश आ गया। देखा कि ताई बगल में बैठी है। असल में ताई ने उसके इस पूरे इलाज की जिम्मेदारी ली है। उसका काम है कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक उसके पास से ना हटे। जबकि जिनतोकी चाहता था कि वो कागुरा और सिनपाची की मदद के लिए यहाँ से कट ले। वो निकलने के लिए उठा भी, पर तभी अचानक ताई अपनी खास तलवार के जरिए उसे यही रहने के लिए मजबूर कर देती है। इधर सिनपाची कागुरा को सड़क के कोने कोने में ढूंढ रहा था। अचानक उसे उसका कुत्ता मिल गया जो उसे उसी जहाज के पास ले गया। सिनपाची को साफ समझ आ गया कि कागुरा उसी जहाज में है। उसने जहाज में जाने का फैसला किया, लेकिन जाने की कोशिश में एक दूसरा समुराई आकर उसे यहाँ से भगा देता है। अब सिनपाची ने एक और नई योजना बनाई। नए तरीके से वो जहाज में जाएगा, लेकिन अभी तक वो ये नहीं जान पाया कि इस वक्त इस जहाज में नीजू भी मौजूद है। मटाका ने नीजू से कहा, अब तो तुमने अपना एक हाथ गवा दिया है, तुम कैसे फाइटर बनोगे? फिर देखा कि उसने अपनी उसी खास तलवार की मदद से मटाका का गला पकड़ लिया और थोड़ी देर बाद उसे छोड़ने के बाद कहा, एक हाथ चले जाने के बाद भी मैं अभी तक यहाँ का सबसे शक्तिशाली फाइटर हूँ। दूसरी तरफ जिनतोकी के यहाँ कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। ताई ने बाहर सुका को खड़ा देखा। उसकी आवाज सुन जिनतोकी ने उसे अंदर बुलाया और सुको के साथ मिलकर यहाँ से भागने की योजना बनाने लगा।
जब वो कपड़े लेने उठा, उसे ताई का एक खत मिलता है। लिखा है, आते समय मेरा छाता जरूर वापस कर देना। असल में ताई पहले से ही जानती थी कि जिनतोकी घर में कभी नहीं रहेगा और यहाँ से भागने की योजना बना रहा है। अब यहाँ से निकलते ही जिनतोकी सबसे पहले एक बूढ़े आदमी से मिला। वो उस बूढ़े के जरिए एक खास हथियार बनाना चाहता था जो कि बहुत शक्तिशाली होगा। अब चूंकि वो खुद काफी घायल हो चुका है, अगर बिना किसी हथियार के दुश्मन से लड़ने गया तो शायद उसे मरना भी पड़ सकता है। इसीलिए उसने दुश्मनों का सामना किसी शक्तिशाली हथियार से करने का तय किया था। उस बूढ़े को सारी बातें साफ साफ बताने उसे एक फल देते हुए उन्होंने कहा, इस फल को खाते ही तुम रबड़ की तरह हो जाओगे। लेकिन जिनतोकी इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करता, ना ही ऐसी शक्तियाँ उसे चाहिए, तो वो उससे मजाक शुरू कर देता है। और तब वो बूढ़ा भी उसे मजाक करने लगा। बूढ़ा बोला, ये फल तो नकली है, क्या लगा था तुम्हें कि रबर की तरह हो जाने से तुम शक्तिशाली हो जाओगे? मैं भी तो तुम्हारे साथ मजाक ही कर रहा था। खैर, अब जिनतोकी के पास अपने दुश्मनों को हराने के लिए कोई हथियार तो नहीं था, मगर फिर भी वो तेत्सुआ की मदद करने निकल पड़ा। अब यहाँ जहाज में देखते हैं कि कागुरा को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। वो बार बार उसके दोस्तों के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन कागुरा अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं बता रही। इसी वजह से उनका दिमाग बहुत गर्म हो गया और फिर कागुरा जानबूझकर उन सब पर बहुत सारा उल्टी कर देती है, जिसे देख अब मटाका का तो दिमाग काफी गर्म हो गया। उसने सीधा बंदूक उसकी ओर साधा, मगर सही वक्त पर सिनपाची वहां आकर उसकी जान बचाता है। मटाका ने उससे पूछा, तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? सिनपाची बोला, मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। ये सुनने के बाद मटाका आग बबूला हो गई और उसे मारने आगे बढ़ती है। तभी अचानक उनके जहाज पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं से अपनी जान बचाने के लिए सभी ने डाकुओं से लड़ना शुरू किया और इसी मौके का फायदा उठाकर सिनपाची ने कागुरा को आजाद किया और फिर दोनों मिलकर सीधे निकल पड़ते हैं अपने दोस्त को ढूंढने। इधर अब तक ओकिता के लोग जहाज पर हमला कर चुके थे, लेकिन उनका कप्तान और ओकिता बाहर ही खड़ा है। कप्तान ने कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। ये कहते ही जब उसने दूसरे जहाज में जाने के लिए छलांग लगाई तो वो सीधा समंदर में जा गिरता है। बेचारे कप्तान को गिरता देख उसे बचाने के बजाय सभी उसके दोस्त मिशन के लिए निकल पड़े। इतने में जिनतोकी भी सूको को लेकर वहां आ पहुंचा। दुश्मनों से लड़ने के जाने से पहले सूको ने उसे एक तलवार थमाई जिसे उसने खुद बनाया था और उस तलवार की मदद से वो उस शापित तलवार का सामना कर सके। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या है कि वो इस तलवार को लेकर उस जहाज तक पहुंचेंगे कैसे। तभी वहां वही बूढ़ा आदमी आता है जिसके साथ वो अभी कुछ देर पहले ही मिलकर आया था। उसने उसे एक उड़ने वाला लकड़ी का तख्ता दिया जिसके जरिए वो उड़कर उस जहाज तक पहुंच सकते हैं। इधर जहाज में भयानक लड़ाई चल रही है। अंत में नीजो बाहर निकला। ओकिता और उसके दोस्त ने मिलकर उसे गिरफ्तार करने का तय किया क्योंकि वो ईडो शहर के निर्दोष लोगों को मार रहा था। उसे किसी पर भी दया नहीं है। अब ओकिता ने अपनी बंदूक से उस पर हमला तो किया, लेकिन नीजो ने तलवार से गोली के 2 टुकड़े कर दिए। ये देख दोनों ही बेहद डर गए। ऐसी खतरनाक तलवार उन्होंने आज तक नहीं देखी और ओकिता अपने दोस्त को वहीं छोड़ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब यहाँ सिनपाची और कागुरा को एक लैब दिखा जहाँ उस खास तलवार जैसी और भी कई तलवारें थी, लेकिन नोजू का साथ दे रहा ताकासाकी उन्हें मारने वहाँ पहुँच गया। जब वो उनकी ओर दौड़ता है तभी आखिरी पल में एलिजाबेथ वहां पहुंचकर अपने मुंह से मशीन गन की गोलियां चलाने लगी और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ताकासाकी हर बार गोली के 2 टुकड़े करते हुए उसकी ओर बढ़ता है। एलिजाबेथ ने सिनपाची और कागुरा को इशारा कर वहां से भागने को कहा। ठीक उसी वक्त ताकासाकी ने एलिजाबेथ के सर के 2 टुकड़े कर दिए और तभी चमत्कार हुआ। एलिजाबेथ के कॉस्ट्यूम से कोतोरो बाहर निकलता है। उसे देख ताकासाकी डर कर वहाँ से भागने लगा। सिनपाची और कागुरा उसे जल्दी से उसका पीछा करने को कहते हैं और यहाँ वो दोनों मटाका और बाकी दुश्मनों को संभालेंगे। इधर ओकिता का दोस्त भी नीजो से लड़ रहा होता है, मगर नीजो के पास खास तलवार की ताकत होने की वजह से वो उसके सामने कमजोर पड़ने लगा। मगर इतने में जिनतोकी वहाँ पहुँच गया। वो खुद नीजो का सामना करेगा। उसने ओकिता के दोस्त को बाकियों को बचाने को कहा। पहला हमला नीजो ने जिनतोकी के घाव पर किया, पर जिनतोकी भी ये साबित कर कि उसका घाव भी उसे कमजोर नहीं बना सकेगा। वो सूको की दी हुई तलवार से बार बार उस पर हमला करता है। इतनी बार हमला करने के कारण एक समय पर उसकी तलवार की शक्ति बढ़कर उसी शापित तलवार के बराबर हो जाती है।
और अब उसकी तलवार ने शापित तलवार को पूरी तरह से काबू कर लिया है। मतलब नीजो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। इसके बाद जिनतोकी ने अपनी तलवार से नीजो का दूसरा हाथ भी काट दिया। नीजो के पास अब तलवार उठाने की शक्ति भी नहीं बची थी। जब तलवार को ये बात समझ आई, उसने तार की तरह नीजो का एक हाथ बाहर निकाला और पूरी तरह उसे अपने नियंत्रण में लेकर बार बार जिनतोकी पर हमला करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जिंदगी में पहली बार सिनपाची अपने किसी दुश्मनों का सामना करता है। वो घबराया हुआ है। दुश्मन भी उसकी इसी चीज का फायदा उठाने की ताक में रहता है। अब यहाँ मताका और कागुरा के बीच होती लड़ाई में कागुरा खुद को बार बार बचा लेती है। कागुरा की गति इतनी ही ज्यादा थी कि गोली लगने से पहले ही वो वहाँ से हट जाती। कुछ देर बाद वो मटाका पर हमला कर उसे अपने जाल में फंसा लिया और जैसे ही वो उसे मुक्का मारने वाली थी, तभी जिनतोकी जहाज को छेद करता हुआ नीचे आ गिरा। दरअसल नीजो अब तक एक भयानक राक्षस का रूप ले चुका था और जिनतोकी पूरी तरह तारों में उलझा हुआ लगभग मरने की हालत में होता है। वो शापित तलवार सब कुछ अपने नियंत्रण में ले रही थी। नीजो का शरीर भी अब उसके नहीं बल्कि तलवार के काबू में है। इसके बाद वो तलवार खुद ही अपने सभी साथियों पर हमला कर रही है। ये देख मटाका उस पर गोली चलाकर उसे मारने की कोशिश करती है, मगर तलवार ने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। तलवार भूखी है। तलवार के काबू में नीजो अपने शरीर से एक ब्लेड जैसी चीज निकालता है जिनतोकी को खत्म करने के लिए, मगर तभी वहाँ सुको अपनी तलवार लेकर सही वक्त पर आ पहुंची, जिसे उसने खुद बनाया था उससे मुकाबला करने के लिए। सुको ने उस पर हमला किया। साथ ही साथ सिनपाची और कागुरा भी एक साथ उस पर हमला करने आ पहुंचे। चूँकि नीजो बहुत शक्तिशाली बन चुका है, वो उन सभी को हराकर फिर से सुको पर हमला करता है। यहाँ जब तेत्सुआ ने देखा कि उसकी बहन की जान खतरे में है, वो अपनी बहन की जान बचाने के लिए खुद की जान को जोखिम में डालकर तलवार के सामने आ गया। इतने में जिनतोकी भी होश में आ चुका होता है। वो अपनी वही तलवार लेकर उसी मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी लगाकर एक आखिरी बार कोशिश करता है। उसने इतनी जोर से उस पर हमला किया कि उसकी खुद की तलवार के ही 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन उसका ये आखिरी वार इतना भयानक था कि नीजो जिस बुरी शक्ति की वजह से मॉन्स्टर बन गया था, वो इस हमले में मारा गया और वो शापित तलवार धीरे धीरे उसके शरीर से निकलकर कहीं गायब हो गई। मतलब सुको की बनाई गई उस तलवार के अब नीजो का शरीर भी उस शापित तलवार से मुक्त हो गया। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद कोटारो ताकासाकी को समझाता है, तुमने ईडो शहर पर कब्जा करने की जो योजना बनाई है, उस योजना से पीछे हट जाओ। और तभी एक एलियन ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया। जल्द ही दूसरे एलियन भी चारों ओर से जहाज को घेर सभी को मारना शुरू कर देते हैं। इधर ओकिटा और उसके दोस्त जिनतोकी से मिले। जिनतोकी ने उन्हें जल्दी से अपने दोस्तों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालकर ले जाने को कहा और वो खुद जहाज में ही रह जाता है बाकी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। अब जिनतोकी ताकासाकी को ढूंढते ढूंढते ऊपर आया और ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गया कि जिस ताकासाकी ने एक समय पर एलियन के खिलाफ साथ में लड़ाई की थी, आज वही ताकासाकी एलियंस की तरफ है। तभी एक बड़ा धमाका हुआ जिसका फायदा उठाकर कोतारो को एलियन के हाथों से आजाद कर सभी को मारने लगा। दूसरी तरफ ताकासाकी अपने सभी दोस्तों को हट जाने को कहता है क्योंकि वो जानता था कि एक न एक दिन जिनतोकी से उसका मुकाबला होकर रहेगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। क्योंकि दोनों ही बेहद ही अच्छे फाइटर थे, इसलिए कोई भी कमजोर नहीं पड़ रहा, ना कोई जीत रहा है। अब इसके बाद दोनों ने तलवार छोड़कर हाथों से लड़ने का फैसला किया। कोई किसी से नहीं हार रहा। लेकिन एक समय में जिनतोकी ने ताकासाकी को पकड़कर उसे जोर से नीचे पटकता है, जिससे कि दोनों ही बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। दोनों में से कोई भी लड़ने की हालत में नहीं, लेकिन फिर भी जिनतोकी इन सभी चीजों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने बचपन के दोस्त को मारने तलवार उठाता है, मगर वो अपने बचपन के दोस्त को मार नहीं पाता। तभी एक और बड़ा धमाका हुआ और सब कुछ तहस नहस हो गया। इस मौके पर मटाका अपने दोस्तों को लेकर वहां से भाग निकली और जिनतोकी के पास कोतारो ने आकर बताया कि उसने ही उस जगह पर बम रखा था। मैंने एक और बम यहाँ रखा है जो कि थोड़ी ही देर में फट जाएगा, जिससे कि ये पूरा जहाज नष्ट हो जाएगा। अब कोतारो जिनतोकी को लेकर समंदर में कूद पड़ा, लेकिन कोतारो के पास उसकी दोस्त एलिजाबेथ की तरह दिखने वाला पैराशूट होता है, जिसकी मदद से दोनों बच जाते हैं। यहाँ अब तक जहाज में बहुत बड़ा धमाका हो चुका है और जहाज
पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। आखिर में देखा गया कि जिनतोकी और उसके सभी दोस्त सुरक्षित वहां से शहर आ पहुंचे और इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए थोड़ा फन, कॉमेडी, जापानीज मांगा फैंटेसी कहानी लेकर आई थी, जैसे कि आप भी थोड़ा एंजॉय कर सके। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दें ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।